Welcome back. In this particular video, we are going to discuss and solve sample paper of IP class 12 for term 1 issued by CBSE for this year 2021-22. Now we all know that due to pandemic, CBSE has changed its examination guidelines and taking exams in 2 terms, and the first term will be fully MCQ based. वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में 1000 MCQs वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज अपलोड की हुई है एंड स्टिल अपलोडिंग। इसमें मैंने IP एंड CS के सारे ही टॉपिक्स को कवर किए हैं, उनसे रिलेटेड सारे MCQs मैं बना के अपलोड करते चले जा रहा हूं। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दिया है, आप चाहें तो जाके वहां से उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं एंड आई एम श्योर उनको देखने के बाद आपको ये सैंपल पेपर और टर्म 1 को क्लियर करने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। साथ ही मैंने IP क्लास 12 की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज भी बनाई हुई है, जिसे भी आप मेरे चैनल पे जाके उसकी प्लेलिस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। इट इज ऑलरेडी अपलोडेड देयर। उसका लिंक भी मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। और यदि आप इस सैंपल पेपर को भी डाउनलोड करना चाहते हैं फॉर योर प्रैक्टिस, तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और 1 by 1 इस CBSE द्वारा प्रोवाइडेड इस साल के सैंपल पेपर को सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर द सब्जेक्ट इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, दैट इज कोड नंबर 065 for class 12, and it is released by CBSE for this year, that is 2021-22. And you can see that the time allotted for this particular question is 90 minutes, means 1.5 hour में आपको ये questions को complete करने हैं। And the maximum marks allotted for this question paper is 35. And we all know that before solving any question paper, it is very important to go through the general instructions. So हम भी पहले जनरल इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेते हैं और उसके बाद में हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज सेइंग दैट द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस A, B एंड C, एंड द नेक्स्ट इज सेइंग दैट सेक्शन A कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन 1 to 25, आज जहां पे स्टूडेंट को 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बिकॉज वी आर सॉल्विंग दिस सैंपल पेपर कंप्लीटली, सो वी विल attempt all the questions to know the answers. Section B is again same, that इसमें 26 to 49 questions हैं, means there are 24 questions, and we again have to attempt 20 questions only. And the section C is again consist of 50 to 55 questions, and in the sense it is basically case study based questions. So यहाँ पे 6 questions हैं, जिसमें से हमें 5 questions को solve करना है। All questions carry equal marks. Let's start with this section A. And it is saying that there are obviously 25 questions, हमें 20 questions attempt करने हैं। तो सबसे पहला जो question है, that is saying that the name pandas is derived from the term. Now we all know that कि जब हम pandas का full form देखते हैं तो it is basically panel data system. In the sense जो इसका नाम derive हुआ है, that is from your panel data. So the answer will be panel data. Question number 2 is saying that the command to install the pandas is. Now we all know that कि जब भी हमें अपने Python में किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होता है, तो उसके लिए जो हम एप्लीकेशन या exe यूज करते हैं, that is basically pip, एंड इसके बाद में हम लिखते हैं अपना कमांड इंस्टॉल, एंड इसके बाद जो भी हमारी लाइब्रेरी का नाम होता है। तो अगर आपको pandas लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है तो ऑब्वियसली वी विल गो विथ pip install pandas. So the correct answer is answer number 2. Let's move to the next question. Here it is saying that Python pandas was developed by Guido van Rossum, Travis Oliphant, Wes McKinney और Brendan Eich. Now we all know that Guido van Rossum ने Python का इजाद किया था, उन्होंने Python डेवलप किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है that is your Wes McKinney, that is ऑप्शन नंबर C, इन्होंने pandas लाइब्रेरी को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट pandas सीरीज इज व्हाट। वी ऑल नो दैट कि जब हम pandas लाइब्रेरी की बात करते हैं तो वहां पर हम सीरीज ऑब्जेक्ट या सीरीज डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, या डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो सीरीज जो होता है दैट इज 1D और डेटा फ्रेम जो होता है दैट इज 2D। और जब आप एडवांस लेवल पे जाते हैं तो एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड पैनल, जो आपके कोर्स में नहीं है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड 3D। सो द आंसर विल बी 1 डायमेंशनल फॉर दिस क्वेश्चन। Let's move to the question number 5. Here it is saying that pandas is what? It is a package, language, library or software. We all know that
Simply pandas is what? It's a data structure based library. तो एडवांस या कॉम्प्लेक्स डेटा को मैनेज करने के लिए ये लाइब्रेरी बनी हुई है. सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी अगेन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Here it is asking that we can analyze the data in pandas with either series, data frame, both of the above or none of the above. Analysis of data in the sense we are talking about data visualization. Data visualization का मतलब है जहां पर आप charts and graphs की बात करते हैं. तो जब आप charts and graphs की बात करते हैं तो we all know that कि हमारा जो चार्ट है वो सीरीज से भी बन सकता है और डेटा फ्रेम से भी बन सकता है. इसका मतलब इन दोनों का ही इस्तेमाल हम कर सकते हैं. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बोथ ऑफ द अबव. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हियर इट इज सेइंग दैट इन क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कस्टमाइजेशन ऑफ चार्ट इन पाइथन. जैसे आपने कोई चार्ट रेडी किया, उस चार्ट को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, इन द सेंस उस चार्ट का आप टाइटल देना चाहते हैं, उसका एक्स लेवल देना चाहते हैं, आई मीन दिस इज वाई लेवल, दिस इज एक्स लेवल, या इसके लीजेंड को सेट करना चाहते हैं या इसके टिक मार्क को सेट करना चाहते हैं, तो ये सारे वर्क को हम कस्टमाइजेशन ऑफ चार्ट बोलते हैं. तो एक्स लेवल हम जानते हैं, एक्स टिक भी होता है हमारे पास में, टाइटल भी होता है. कलर नाम का कोई भी मेथड एक्चुअली नहीं होता है. अगर कलर हम चेंज करते भी हैं किसी भी लाइन, सपोज आपने कोई एक प्लॉट यूज करके लाइन चार्ट रेडी किया, तो यहां पर हम आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं कलर इक्वल टू लेट सपोज आर और रेड ऑल्सो यू कैन राइट, जो कि एक आर्ग्यूमेंट होता है. तो ये जो फंक्शन यहां पे लिखा हुआ है कलर के नाम से, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसे आप ध्यान देंगे. आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सैंपल पेपर है जिसे अभी मैंने चेक किया, आप यकीन मारे अगर आप मेरे चैनल पे जाएं और जो मैंने 1000 MCQ सीरीज शुरू की है, वीडियो सीरीज शुरू की है, उसमें डेटा फ्रेम सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, इस सैंपल पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन ऑलरेडी उसमें अवेलेबल हैं. और अगर आप डेट ऑफ पोस्ट चेक करें, मतलब ये सैंपल पेपर तो आज या कल में रिलीज हुआ है, मैंने 1 महीने पहले से ही MCQs डालने शुरू कर दिए थे, देन यू विल फाइंड कि अगर आप उसके गो थ्रू करेंगे तो ये जो भी सैंपल पेपर या CBSE आपको पेपर दे रहा है 100% आप सॉल्व कर सकते हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज मेरे चैनल पे जाएं और MCQ सीरीज की वीडियोस को पूरे देखें. ऊपर लिंक मैंने शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लॉट फंक्शन इन मैटप्लॉटलिब. नाउ प्लॉट इज ए मेथड जो कि मैटप्लॉटलिब में होता है, जिसकी हेल्प से आप कोई चार्ट ड्राफ्ट कर सकते हैं. तो जब आप कोई चार्ट बनाते हैं तो उसके लिए एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट का होना कंपलसरी है. मोस्टली जैसे आप लाइन चार्ट रेडी करते हैं तो हम वहां पे 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, बट इट इज नॉट कंपलसरी दैट आपको ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट पास करने हैं. अगर आप एक सिंगल आर्ग्यूमेंट दें फॉर द वैल्यू, दैट ऑल्सो कैन बी एक्सेप्टेड बाय दिस प्लॉट मेथड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 9. It is asking that method or function to add a new row in a data frame is what? We all know that कि हमारे पास कोई डेटा फ्रेम है, उस डेटा फ्रेम के किसी पर्टिकुलर कॉलम को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो यू राइट इन दिस वे लाइक दिस कॉलम नेम. अब होता क्या है कि अगर ये कॉलम यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है, नहीं करेगा तो ये ऐड भी किया जा सकता है. तो अगर मैं df कॉल करूं और इसके आगे यहां पे कुछ वैल्यूज डाल दूं तो ये अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कॉलम तो वो ऐड हो जाता है. सिमिलरली आप df.loc का भी इस्तेमाल करते हुए नई वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं. loc के अंदर आपको कॉलम लेवल देना होगा और इक्वल टू करके जो भी वैल्यूज आप डालेंगे वो अगर वो कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है तो वो अपडेट हो जाएंगी वैल्यूज, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो नया कॉलम ऐड हो जाता है. सो यहां जो आंसर होगा दिस विल बी अगेन ऑप्शन ए .loc. .iloc जो होता है इट इज नेवर यूज फॉर एडिंग न्यू कॉलम. अगर आप कोई, क्योंकि उसका रीजन ये है कि ये बेसिकली न्यूमेरिकल इंडेक्सेस को यूज करते हुए वर्क करता है. सो न्यूमेरिकल इंडेक्सेस जब भी इन्वॉल्व होते हैं तो वो एग्जिस्टिंग इंडेक्स नंबर्स को ही सिर्फ चेक करते हैं. तो अगर आप कोई ऐसा इंडेक्स नंबर डालें जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये आपको एरर शो कर देगा. Let's move to the next question now. Question number 10 is asking that is the function to save the graph. We all know that कि Python की एक खास बात ये है कि जब आप इसमें कोई चार्ट प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं तो इसके ऊपर में एक बटन होता है जिसे हम जानते हैं सेव के नाम से,
और उसी तरह से आप चाहें तो सेवफिग मेथड का इस्तेमाल करते हुए भी अपने चार्ट को इन फॉर्म ऑफ इमेज स्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में. सो द आंसर इज सेवफिग. क्वेश्चन नंबर 11 is asking that a dash is a unique data trace of users' activities, actions, communication or transaction in digital media. Digital handout, handprint, footprint, official, offline footprint, offline handprint. We all know that कि इस तरह की तो कोई चीजें होती ही नहीं है. कोई चीज अगर एग्जिस्ट करती है दैट इज अगेन डिजिटल फुटप्रिंट. तो होता क्या है, अगर आप इंटरनेट में कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी करें, चाहे वो कोई पोस्ट हो, चाहे डेटा सर्व करना हो या कुछ आप परचेस कर रहे हो, वो सारी ही एक्टिविटी आपके फुटप्रिंट के फॉर्म में स्टोर होते चले जाती हैं, विच इज नोन एज व्हाट डिजिटल फुटप्रिंट. इन शॉर्ट, डिजिटल फुटप्रिंट को डिजिटल टैटू के नाम से भी हम जानते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिजिटल फुटप्रिंट. क्वेश्चन नंबर 12 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम. तो इनमें से साइबर क्राइम कौन सा नहीं है? वी ऑल नो दैट डेटा थेफ्ट, किसी का डेटा चुराना साइबर क्राइम है. ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फोर्जरी करना ऑब्वियसली साइबर क्राइम है. डैमेज ऑफ डेटा एंड सिस्टम इज अगेन साइबर क्राइम ही होगा. लेकिन जब आप इंस्टॉल करते हैं एंटीवायरस प्रोटेक्शन के लिए, तो दिस इज नॉट ए साइबर क्राइम, बट इज बेसिकली साइबर सेफ्टी का एक फीचर है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन 13 इज आस्किंग दैट एफ इन FOSS स्टैंड फॉर व्हाट. We all know that this is basically free open source software, so the answer will be simply free. Question number 14 is saying that which of the following import statement is not correct. इसमें से कौन सा import statement correct नहीं है? Well, we all know that कि जब आप import करते हैं किसी लाइब्रेरी को या किसी पैकेज को, तो उसका हम एक ऑब्जेक्ट बना के भी दे सकते हैं. तो ऑब्जेक्ट जो होता है इट्स अ काइंड ऑफ वेरिएबल नेम, और हम जानते हैं किसी भी वेरिएबल का नाम जो होता है वो किसी भी नंबर से या किसी स्पेशल कैरेक्टर से आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते, और जो ऑब्जेक्ट नेम होगा उसके बीच में आप स्पेस भी नहीं दे सकते. इसलिए ऑप्शन एन में जो क्लास 12 लिखा हुआ है एज वो सही है. PD1 भी सही है, PD भी सही है, लेकिन ये जो 1PD यहां पे लिखा हुआ है इंपोर्ट pandas as 1PD इज नॉट करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. Move to the next question now. Here it is asking that IPR stands for what? We all know that it is simply intellectual property rights. So the option C is correct for this one. Question number 16 is asking that which of the following is not a violation of IPR. Intellectual property right का इनमें से कौन सा violation नहीं है? So plagiarism जो होता है वो basically IPR का violation है. कॉपीराइट भी वायोलेशन होता है. ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट भी जो होते हैं दैट इज अगेन वायोलेशन ऑफ IPR. लेकिन जो पेटेंट होता है दैट इज नॉट द वायोलेशन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फॉर दिस क्वेश्चन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17 इज आस्किंग दैट व्हाइल एसेसिंग द कॉलम फ्रॉम द डेटा फ्रेम वी कैन स्पेसिफाई द कॉलम नेम. इन केस कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट, विच टाइप ऑफ एरर इट विल रेज. सो सपोज दैट कोई डेटा फ्रेम आपने बनाया है जिसके में 3 कॉलम्स हैं ABC, लेकिन अगर आपने लिख दिया df डॉट लेट सपोज सी, सॉरी df डॉट डी, सो अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे और ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इट विल डेफिनेटली शो यू द की एरर. सिंटैक्स एरर तो तब होगा जब आपका कोड गलत हो. नेम एरर का सवाल ही नहीं होता, और रन टाइम भी यहां नहीं होगा क्योंकि ये की एरर आपको शो करेगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is the practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own. किसी दूसरे के काम को चुरा लेना एक प्रकार से और अपना नाम देके उसे पब्लिश करना, किसी और को देना, that is basically known as what plagiarism. So the answer is option A. Question number 19 is asking that function to display the first n rows in the data frame is what? We all know that there are two methods, head and tail. तो first top रोज n नंबर ऑफ रोज के लिए हम हेड n का इस्तेमाल करते हैं. बाय डिफॉल्ट इट डिस्प्ले यू 5 रोज, 5 टॉप रोज, अगर आप इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास ना करें. क्वेश्चन नंबर 20 सेइंग दैट फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन द एनवायरमेंट, चूज द ऑड वन आउट. तो यहां पर कुछ इम्पैक्ट्स हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है. तो देखिए ई वेस्ट अगर अर्थ में जाएगा तो सॉइल पॉल्यूशन करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके जो केमिकल जो उसमें हार्मफुल एलिमेंट्स है वो डेफिनेटली आपकी अर्थ को नुकसान पहुंचाएंगे, तो सॉइल पॉल्यूशन होगा.
वाटर में भी जाएगा क्योंकि कई बार केमिकल्स जो होते हैं वो पानी में डाल दिए जाते हैं, तो वो वाटर पॉल्यूशन भी करता है। एयर में भी ऑब्वियसली पॉल्यूशन होगा क्योंकि रेडिएशन होगा, तो ऑब्वियस बात है एयर पॉल्यूशन भी होगा। जहां तक बात है आपके साउंड पॉल्यूशन की, तो इसका ई वेस्ट से लेना देना नहीं है, क्योंकि साउंड पॉल्यूशन जो होता है इट्स ऑल अबाउट कितने डेसिमल में आप साउंड फ्लो कर रहे हैं। आप बस में जा रहे हैं और उसका हॉर्न जो है काफी तेज है, दैट्स काइंड ऑफ साउंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 21 is asking that Abdul deleted all his chats from all his social media account and he thinks that all his traces are deleted completely. Is it right? Is he right in thinking so? एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब आप इंटरनेट पे कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो आपके डिजिटल फुटप्रिंट के फॉर्म में स्टोर होते चले जाता है। अब वो या तो आपके लोकल ब्राउजर में भी इन फॉर्म ऑफ कुकीज या हिस्ट्री स्टोर होता है, प्लस जो वेबसाइट या वेब सर्वर जिसे आप एक्सेस कर रहे हैं उस सर्वर में भी आपकी एक्टिविटी स्टोर होते चले जाती है। तो यदि आप उस डेटा को या जो एक्टिविटी आपने की उसे डिलीट भी कर दें तो भी वो आपके सर्वर में एग्जिस्ट करता ही है। इसलिए अगर आप कितनी भी कोशिश कर लें अपनी एक्टिविटीज को डिलीट करने के लिए, वो नहीं जाती, बिकॉज डिजिटल फुटप्रिंट जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। सो द आंसर इज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेट रिफर्स टू व्हाट। मतलब इंटरनेट की जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं, लीगल एस्पेक्ट्स हैं, मतलब अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कहाँ उसके लिए रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, कहाँ आप उसकी सुनवाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली उसके लिए हम आईटी एक्ट को फॉलो करते हैं। साइबर स्पेस इज ऑल अबाउट इंटरनेट स्पेस, साइबर क्राइम वी ऑल नो, क्रिमिनल लॉ तो ऑब्वियसली इट्स नॉट बेसिकली रिलेटेड टू साइबर एक्टिविटीज, बट ओवरऑल जनरल एक्टिविटी में क्रिमिनल लॉस आता है। सो द आंसर इज आईटी एक्ट। Move to the next question now. Question number 23 is asking that pandas data frame cannot be created using what? Dictionary of tuples, series, dictionary of list, list of dictionaries. So ये तो confirm है, list of dictionaries, dictionary of list, series के थ्रू भी आप डेटा फ्रेम रेडी कर सकते हैं, लेकिन जो टपल्स की डिक्शनरी होती है उसकी बेसिस पे डेटा फ्रेम नहीं बनाया जा सकता। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 24 is asking that which function will be used to read data from a CSV file into pandas data frame. तो CSV फाइल का डेटा को अगर आपको डेटा फ्रेम में लाना है, रीड करवाना है, तो उसके लिए we use read underscore CSV. So the answer is option number C. Move to the next question now. Question number 25 is saying that which of the following is not an attribute of pandas data frame. तो पैंडा डेटा फ्रेम के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वी ऑल नो दैट एट्रीब्यूट्स आर बेसिकली द प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा फ्रेम। सो शेप ऑब्वियसली एक एट्रीब्यूट होता है जो कि टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपको इन फॉर्म ऑफ टपल रिटर्न करता है। साइज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको रिटर्न करता है। टी इज बेसिकली नोन एज व्हाट ट्रांसपोज। लेकिन लेंथ नाम का कोई भी एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे पैंडा डेटा फ्रेम में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो दिस इज हाउ वी आर डन विथ our section number A now. Let's go to section number B. Again it consists of 24 questions, 26 to 49, and again we have to attempt 20 questions only. So let's start discussing all these questions again. Question number 26 is saying that what will be the output of given code. We imported pandas library as PD, then we are creating one series object जहां पर कि हमने values ली हैं 1 2 3 4 5 और इंडेक्स हमने लिया है हमारा खुद का। सो अब हम यहां पे प्रिंट कर रहे हैं एस चारू। सो यू कैन से 0 1 2, दिस इज थर्ड नंबर, एंड हियर यहां पे इसकी जो वैल्यू है दैट इज 3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक इट्स वेरी इजी फॉर यू ऑल गाइज। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट अज्यूमिंग द गिवन सीरीज नेम्ड स्टड, which command will be used to print 5 as output. So you can see हमको आउटपुट चाहिए 5 का मतलब 1 2 3 4 5, देयर आर 5 रोज। तो रोज काउंट करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, अगर आप इंडेक्स करेंगे तो ये इंडेक्स तो आपको ये रिटर्न करेगा, लाइक अमित रमेश महेश जॉन, जो कि इसके इंडेक्स है। स्टड डॉट लेंथ करेंगे तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्टड डॉट वैल्यूज जो होती हैं ये बेसिकली नंपाई एरे आपको रिटर्न करेगा इनकी वैल्यूज का, लेकिन अगर आप स्टड डॉट साइज करें तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको रिटर्न करेगा, दैट इज योर 5। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
Here it is asking that a social science teacher want to use a panda series to teach about Indian historical monument in its sites. The series should have monument names, मतलब इसमें एक monument names का list है जिसको वो as a value यूज करेगा, and a state name as indexes, मतलब state name जो है वो index लेंगे और values के लिए हम monuments का नाम लेंगे। और इसके लिए हमको list बनी हुई है, इसकी बेसिस पे हमें क्या करना है, एक सीरीज बनाना है। तो ये मोनूमेंट की लिस्ट है और ये स्टेट की लिस्ट है। वी ऑल नो दैट कि सीरीज बनाना है मतलब दो बातें ध्यान रखें, सीरीज का एस कैपिटल होगा। आप यहां पर डेटा और इंडेक्स का ऑर्डर कुछ भी ले सकते हैं, इंडेक्स पहले हो सकता है, डेटा बाद में हो सकता है, डेटा पहले होगा, इंडेक्स बाद में हो सकता है। लेकिन डेटा के लिए आपको वैल्यूज को अलग से डेटा इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडेक्स जब आप मेंशन करते हैं तो उसको आपको इंडेक्स इक्वल टू लिखना जरूरी होता है अगर आप उसका आर्ग्यूमेंट का पोजीशन चेंज करते हैं। अगर यहां पर आप देखें pd डॉट सीरीज और स्टेट और मॉन्यूमेंट, लेकिन मॉन्यूमेंट जो है वो वैल्यू होना चाहिए, इसलिए ये यहां पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर ये होता मॉन्यूमेंट पहले और उसके बाद कॉमा लगा के स्टेट होता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, इसलिए ये ऑप्शन अभी तो गलत है। तो अगर आप देखें एस इक्वल टू df डॉट सीरीज मोनूमेंट इंडेक्स कॉमा स्टेट, तो यहां पे इसने लिखा हुआ है df डॉट सीरीज जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, इट शुड बी pd डॉट सीरीज। तो द ऑप्शन नंबर सी, इफ यू सी एस इक्वल टू pd डॉट सीरीज मोन्यूमेंट कॉमा इंडेक्स इक्वल टू स्टेट इज द करेक्ट आंसर। pd डॉट सीरीज में यहां पे एस स्मॉल है इसलिए ये भी नहीं होगा। सो आई होप आपको इसका आंसर समझ में आ रहा होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज ए साइबर क्राइम इन विच अ टारगेट और टारगेट्स आर contacted by email, telephone or text message by someone posing as a legitimate institution to lure individual into providing sensitive data such as personally identifiable information, banking, credit card details, etc. and password also. So email के थ्रू या टेलीफोन या टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू फॉल्स कॉल्स का आपके पास आना, आपकी पर्सनल जानकारियों को लेना, और वो जो कॉल्स आते हैं वो आपको लगेगा कि पूरी तरह से ऑथेंटिक है। ये जो पूरी प्रैक्टिस होती है, इस प्रैक्टिस को हम जानते हैं फिशिंग के नाम से। मेनली इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है दैट इज कॉल्ड ईमेल। इन जनरल एक और आपको मैं बात बता दूं कि एक वर्ड और होता है स्पूफिंग। अगर यहां पर फिशिंग की जगह स्पूफिंग होता तो आप स्पूफिंग को भी ले सकते। अगर केवल ईमेल होता तब हम फिशिंग की बात ज्यादा करते हैं। स्पूफिंग में ये बेसिकली सारी चीजें आ जाती हैं, इस बात को थोड़ा आप डीप लेवल पे समझ के रखें। क्वेश्चन नंबर 30 is saying that observe the following figure and इसकी बेसिस पे सही आउटपुट निकालना है। Now you see this is a line chart, तो इसके लिए प्लॉट मेथड यूज होगा। आप देखें कि फर्स्ट जब 1 है, दिस इज योर x सीरीज, दिस इज योर y, तो x की जो वैल्यू है वो 1 से 3 होनी चाहिए, तो दिस इज 1 2 3, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आंसर तो सिर्फ एक ही बच रहा है, सीधे सीधे देखें 1 2 3। और अगर दूसरे ऑप्शंस में भी 1 2 3 होता तो आप देखते हैं कि 1 में इसकी वैल्यू 4 है, 2 में इसकी वैल्यू 5 है और 3 में इसकी वैल्यू 1 है। मतलब जो डेटा पॉइंट्स हैं दैट इज 1 5 एंड 4। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। Statement A is saying that to make a histogram with matplotlib, we can use the plt.hist function, which is absolutely fine. The bin parameter is compulsory to create histogram. Now we all know that it's basically for the range difference, उसके लिए हम यूज करते हैं। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल ना भी करें और केवल plt.hist कर दें तो ऑटोमेटिकली ये डिफॉल्ट डिफरेंस के साथ में आपको हिस्टोग्राम रेडी करके दे देता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी कि स्टेटमेंट ए जो है वो तो करेक्ट है बट जो बी है दैट इज इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 इज आस्किंग दैट विच ग्राफ शुड बी यूज्ड वेयर ईच कॉलम रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यूज एंड द हाइट ऑफ ए कॉलम कोरेस्पॉन्ड टू हाउ मेनी वैल्यूज आर इन दैट रेंज। रिमेंबर ऑलवेज जब रेंज ऑफ वैल्यूज होती है, रेंज का मतलब होता है कि एडजेसेंट आप बार्स रेडी करते हैं। यहां पे डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डेटा हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो रिमेंबर ऑलवेज कि जब सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज की हम बात करते हैं या रेंज ऑफ वैल्यूज की हम बात करते हैं, हमेशा हिस्टोग्राम चार्ट ही वहां पे अप्लाई होता है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 इज आस्किंग दैट सुहानी इज कंफ्यूज्ड अबाउट द फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन द मार्केट। Few of her friends suggested a few operating system. Help her in choosing free operating system for her device.
तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से फ्री होते हैं ओपन सोर्स वाले, उनमें से कौन सा इसको इस्तेमाल करना है। तो आप देखो विंडो तो ऑब्वियसली प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है, प्राइवेट है। मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर होता है, ब्लेंडर भी ऑब्वियसली एप्लीकेशन है। सो यहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक बचता है फ्री वाला, दैट इज Ubuntu। सो द आंसर इज ऑब्वियसली योर ऑप्शन ए। अगर यहां पे लिनक्स होता तो हम लिनक्स को भी कंसीडर कर सकते थे, दैट इज ऑल्सो फ्री एंड ओपन सोर्स। क्वेश्चन नंबर 34 is asking that the consider the following statement with reference to the use of email। अगर ईमेल के कंटेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो हमको देखना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेजेस टू द क्लासमेट, जो कि गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इनवाइटिंग फ्रेंड्स टू पार्टिसिपेट इन द स्कूल क्लब और स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये सही यूज है, जेन्युइन यूज है। Asking your teacher for help or homework, that is also genuine। Responding to or forwarding spams, so that is also not a good activity, we should not do this। और इसे इनफैक्ट हमें करना भी नहीं चाहिए और इसे हमें एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन बोलता है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा एप्रोप्रिएट यूज है। तो 2 and 3 ये दोनों एप्रोप्रिएट है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here if you see consider the following series named animal। तो आप देखें ये इंडेक्स है LBETW and these are the values। मैं इनको रीड नहीं कर रहा हूं। ये बोलता है कि इसका आउटपुट हमको निकालना है। अगर मैं लिखता हूं एनिमल ::-3, मतलब रिवर्स ऑर्डर में आपकी वैल्यूज डिस्प्ले होंगी और जो डिफरेंस होगा स्टेप का वो 3 वैल्यूज का होगा। तो रिवर्स ऑर्डर में दिस इज योर -1, -2, -3, ऐसा ये देख रहे हैं। तो पहली जो वैल्यू आपको दिख रही है दैट इज योर W, सो द आंसर इज W। उसके बाद 3 के डिफरेंस में आपको जो वैल्यू मिल रही है दैट इज योर B, सो द आंसर इज WB। तो अगर आप इसके ऑप्शंस को देखें, सो WB इज हियर इन दिस ऑप्शन नंबर C, सो वी कैन से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, W wolf, B bear। क्वेश्चन नंबर 36 इज आस्किंग दैट Sahars is a student of class 9 and he is very frequent user of internet application। One day he got an unpleasant message on his instant messenger। What do you think he should do? तो ऑब्वियसली उसको रिपोर्ट करनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है इग्नोर करो और अपना चैटिंग बात करना शुरू कर दो किसी और से, जो कि हमको नहीं करना है, इग्नोर। रिप्लाई बैक टू देम एंड फाइंड आउट, तो रिप्लाई भी ना करें। शट डाउन द कंप्यूटर, होप दे विल लीव हिम अलोन इन फ्यूचर, बिल्कुल नहीं, ये भी सही तरीका नहीं है। Go to his parent, teacher or other trusted adult and let them know that he feels uncomfortable। This is the correct answer। Move to the next question। What is the correct syntax to return the values of first row of a data frame, I mean pandas data frame, and the name of data frame is dfrent। Now you see यहाँ पर 2 methods हैं, LOC और ILOC, और आप dfrent 0 भी कर सकते हैं। ये अगर आप करेंगे तो ये कॉलम को दिखाएगा। क्वेश्चन बोलता है रोज के लिए। तो अगर आप LOC यूज कर रहे हैं तो भी ठीक है, ILOC ले रहे हैं तो भी ठीक है। इन दोनों ही को इसमें सिर्फ डिफरेंस ये रहता है कि LOC में हम लेबल लेते हैं, ILOC में नंबर लेते हैं। लेकिन अगर आप ILOC को देखें तो यहाँ पे 1 दे रहा है, विच इज नॉट करेक्ट बिकॉज ये सेकंड रो को डिस्प्ले करेगा। हमें फर्स्ट रो डिस्प्ले करनी है, इसलिए हम यूज करेंगे dfrent.loc0, दिस इज करेक्ट वन। अगर यहां पर रो की जगह कॉलम होता तो उस सिचुएशन में आप लिखते .loc, देन 0। ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है दैट इज ऑलवेज फॉर द रो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 38 इज आस्किंग दैट फिजिबल मेथड टू मैनेज ई वेस्ट। वी ऑल नो दैट देयर आर 3 R are popular for managing e-waste: reduce, reuse and recycle, so the correct answer is option D। Move to the next question now। Here it is asking that difference between LOC and ILOC। तो it's very easy, again अभी हमने डिस्कस किया। LOC का मतलब है जो लेबल पे बेस्ड होता है और ILOC जो होता है वो इंटीजर पे बेस्ड होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 इज आस्किंग दैट राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। पैंडा लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली PD के नाम से, एक सीरीज बनाया है S1 जिसका इंडेक्स है ये, ध्यान रखें। तो अब आप देखें यहाँ पर, इसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पे VWXYZ, और यहाँ पर इसकी वैल्यू है 5, 6, 7, 8 एंड 10। तो इसको मैं ठीक से लिख दूं। अगला जो सीरीज है दैट इज योर Z अगेन Y, तो ये Z हो गया, Y हो गया,
A हो गया, W हो गया और आपका V हो गया, और इसकी वैल्यूज दी हुई है 2, 6, 1, 4 एंड 6। अब ये बोल रहा है S1 माइनस S2, दिस इज माई S1, दिस इज माई S2। तो S1 माइनस S2 मतलब यहां पर V है और यहां पर भी V है, तो V की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 6 माइनस 1, तो V का वैल्यू होगा -1। उसके बाद में सेकंड है W, तो W यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, 6 माइनस 4 2, तो ये W हो गया। Y इज हियर, Y 7 माइनस 6 1 होगा। फिर उसके बाद में मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, VW, एक्चुअली इट इज X, ये X है, तो ये मेरा X होगा नेक्स्ट, लेकिन X में 7 है और यहाँ पर हमारा X है ही नहीं, तो ये हमारा नैन हो जाएगा। उसके बाद में अगला है कि X के बाद यहाँ पर Y है, Y में 8 है और यहाँ पे 6 है, तो Y की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। और उसके बाद Z है यहाँ पे 10 और यहाँ पे Z है 2, तो Z क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ये भी सही है। अब यहाँ पर देखें Z भी हो गया, Y भी हो गया, A बचा, तो A क्या हो जाएगा हमारा नैन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NaN। तो अगर आप इन वैल्यूज को मैच करें तो A NaN V -1 then 2 then NaN 2.0 and 8, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने सॉल्व किया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 is asking that we should exhibit proper manner and etiquettes while being online. Choose the right net etiquette for the following. साइबर बुलिंग हमको अवॉइड करना है, बिल्कुल हमको थ्रेट नहीं देना चाहिए। रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, बिल्कुल हमें किसी की भी प्राइवेसी में दखल नहीं देना चाहिए। कभी भी कॉपीराइट का वायलेशन ना करें। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड विल बी यूज टू डिलीट 3 एंड मतलब 3rd and 5th रो को डिलीट करना है डेटा फ्रेम से, तो कौन सा कमांड इसमें सही है? देखिए ड्रॉप मेथड जो होता है ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू पास करें या रेंज पास करें तो वो कॉलम को डिलीट करता है। रो को डिलीट करना है मतलब आपको मेंशन करना होगा एक्सिस इक्वल टू 0। तो यहां पर ये बोल रहा है 3rd रो मतलब उसकी वैल्यू होगी इंडेक्स वैल्यू 2, 5th का मतलब इंडेक्स वैल्यू 4, देन कॉमा। सो दैट इज df.drop 2 4 x is equal to 0. The correct answer is option number A. Right? Move to the next question. Write the output of given command. Import pandas s equal to, ये मेरी सीरीज बनी हुई है, ये वैल्यूज हैं, ये इंडेक्स है। अब ये बोल रहा है s mod 2, तो यहां पर ये हो रहा है बुलियन एक्सप्रेशन, तो ये चेक करेगा 2 से कौन कौन सी वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो 2 4 एंड 6 इसका आंसर होगा। तो यहां पर आप देखें उसका इंडेक्स होगा BDF. So the answer will be your option number C. Move to the next question. Ritika is a new learner for the Python Panda and she is aware of some concept of Python. She has created some list but is unable to create the data frame from the same. Help her by identifying the statement which will create the data frame. तो ये एक लिस्ट है, 3 लिस्ट है यहाँ पे, नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब वो डेटा फ्रेम बनाना है तो कौन सा कमांड यूज करें? तो df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम बिल्कुल सही है, और इसके अंदर उसने डिक्शनरी ली, नेम कॉलम दिया, उसके अंदर नेम लिस्ट को पास कर दिया, सही है। फिजिक्स की बनाई मतलब वो कॉलम हेडिंग हो जाएगी और लिस्ट पास कर दी। केमिस्ट्री ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन है बिल्कुल सही लग रहा है। डी इक्वल टू नेम नहीं होगा। df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, ये लिस्ट इस तरह से हम कभी भी हम पास नहीं करते, कॉलम्स भी हम इस तरह से पास नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 कॉलम है, ये बन तो जाता लेकिन यहां पर आपने कॉलम लेबल्स सेम नहीं रखे इसलिए गलत होगा। df इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, नेम कोलन नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमने इस नेम को अगर आप ध्यान दें तो हमने यहां पे इसे इन्वर्टेड कॉमा में डाला है, मतलब ये स्ट्रिंग वैल्यू और लिस्ट को हमने यहां पे पास किया है, सो इट मींस ये भी गलत होगा। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन आई थिंक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिनक्स, MySQL एंड मोजिला फायरफॉक्स सॉफ्टवेयर कम अंडर विच कैटेगरी? Free and open source software simply. Move to the next question. Assuming the given structure, ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसकी बेसिस पे अगर मुझे 3 5 चाहिए तो 3 columns and 5 rows. तो we all know that there is a attribute known as what shape, जिसे कि अगर आप एग्जीक्यूट करें तो ये आपको टपल के फॉर्म में ये आंसर रिटर्न करेगा। तो इट शुड बी df.shape only. ये एट्रीब्यूट होता है इसलिए इसके आगे ब्रैकेट्स नहीं होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड df1.loc:0 सेल। ये मेरा डेटा फ्रेम है।
कोलन 0 का मतलब क्या हुआ, आपका ये वाला रो, ठीक है, स्टार्ट करो 0 तक चलो। सैलरी का मतलब ये सैलरी वाला कॉलम है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 50,000, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी। सो दिस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 48 इज आस्किंग दैट कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम नेम DF। अगेन ये डेटा फ्रेम है, इसकी बेसिस पे अगर आप DF डॉट मार्क्स बाई 2 करें, देखिए 90 बाई 2 करेंगे 45.0 आ जाएगा, तो ये तो 9 ही रहेगा, और 87 को करेंगे तो इट शुड बी 43.5, so the value will be 012 again, so I guess इसका जो आंसर होगा this will be 012, 45 यहाँ पे भी सही है, NaN, so it will be 45.0। ध्यान रखें ये यहाँ पर 45 दिया है, which should not be the case for this question, so I guess आपको ये आंसर समझ में आ रहा होगा। और ध्यान रखें यहाँ पे ये 0 है इसलिए ये भी नहीं होगा, so the answer option A is correct। Question number 49 is asking that read the statement given below. Identify the right option from the following for attribute and method function. Statement A is saying that attribute always without parenthesis. बिल्कुल सही है, जो भी attribute होता है वो उसमें कोई parenthesis नहीं होता है, जैसे अभी मैंने shape के बारे में बताया df.shape, df.t, तो यहाँ पे कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं होता है, तो स्टेटमेंट A is correct, बिल्कुल सही है। फंक्शन जो होता है कैन नॉट वर्क विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, ये गलत है। फंक्शन जरूरी नहीं कि उसमें आपको आर्ग्यूमेंट पास करना ही है, बिना आर्ग्यूमेंट के भी फंक्शंस हो सकते हैं। लाइक अगर आप केवल प्लॉट को देखें तो हालांकि इसमें तो एक आर्ग्यूमेंट आपको चाहिए, लेकिन कई बार जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं लाइक डिस्प्ले, तो उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा फंक्शन काम करेगा। तो मतलब A इज करेक्ट, B इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन C इज राइट हियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now we are done with section number B also, and now we are in section number C, जो कि केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके 6 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको 5 को अटेम्प्ट करना। So let's start solving this. Mr. Sharma is working in IT company, okay, and he has provided some data on which he wants to do some operations, but he is facing some problem. Help him. ये एक कोड लिखा हुआ है, आप देखें ध्यान से। यहाँ पर पहले एक डिक्शनरी है रिजल्ट शीट के नाम से, की है नवीन, रेहाना, जॉन, रोजा, मन्नत। देयर आर 5 कीज, मतलब 5 कॉलम्स हैं, और pd डॉट सीरीज की बेसिस पे वैल्यूज बनी हुई है, और उनके अपने खुद के इंडेक्सेस हैं। मैथ साइंस हिंदी जो कि आपकी रो इंडेक्स बनेंगी मैथ साइंस, इसका जो आउटपुट है वो ये बता रहा है कि वो ये है। अब इसकी बेसिस पे हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है उसको एक नया कॉलम ऐड करना है प्रेम के नाम से, और उसमें कुछ वैल्यूज डालनी है। देखिए यहां पर प्रेम आएगा तो 3 वैल्यूज आनी चाहिए, तो DF ब्रैकेट में प्रेम बिल्कुल आप लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा के साथ या सिंगल कोटेशन के साथ 3 वैल्यू, तो ये बिल्कुल सही है। इसको अगर आप ध्यान दें तो DF यहां पे पहली चीज, अगर मैं ध्यान दूं इस डेटा फ्रेम का जो नाम है दैट इज कैपिटल DF, तो उस सिचुएशन में तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। इस DF को अगर आप देखें तो यहां पर 4 वैल्यूज हैं, तो ये भी नहीं होगा। अगर आप इस देखें DF नेम को, तो क्वेश्चन में ये प्रेम के नाम से बनाने बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन A ही हमारा सही है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वांट टू सेट ऑल द वैल्यूज टू 0 इन डेटा फ्रेम, तो इसका कॉमन सा बात है, इसके लिए आप लिखिए DF कोलन और इक्वल टू 0, तो ये जितने भी एलिमेंट्स है सबको 0 कर देगा। आंसर C इज करेक्ट। जैसा मैंने आपको पहले बोला, ये सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने अपनी MCQ सीरीज में पहले से डाल के रखा हुआ है, आप जरूर विजिट करें, मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट जाएं, 1000 MCQ सीरीज मैंने अभी एक बनाई है IP टर्म 1 के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 इज सेइंग दैट ही वांट टू डिलीट द रो ऑफ साइंस मार्क्स। साइंस का मार्क डिलीट करना है साइंस कॉलम। देखें जरा, नो इट इज व्हाट बेसिकली साइंस इज रो, तो रो है तो इसका मतलब आपको एक्सिस इक्वल टू 0 मेंशन करना होगा, तो एक्सिस इक्वल टू 0 ये वाला होगा, कंपैरिजन नहीं होगा, -1 भी नहीं होगा, 0 ये 1 भी नहीं होगा, सो द आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग कोड इज क्रिएट अनदर डेटा फ्रेम विच यू वांट टू। एक बात आपको बता दूं कि ये एक प्रकार से रिपीटेड क्वेश्चन है इस पेपर में। द फॉलोइंग कोड इज टू क्रिएट अनदर डेटा फ्रेम विच यू वांट टू ऐड टू द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम, चूज द राइट कमांड। ये जो कोड है इसमें आप ध्यान से देखो,
एक शीट 1 के नाम से डिक्शनरी बनी हुई है और उसको डिक्शनरी को लेते हुए हमने एक नया डेटा फ्रेम S1 बना दिया। अब ये बोल रहा है कि मुझे अपने एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम दैट इज DF में इसको ऐड करना है। तो जब आप ऐड करने जाते हैं तो इसके लिए एक मेथड होता है append, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। एक बात और आपको मैं बता दूं कि अगर आप चाहें एडवांस लेवल में जाए तो मर्ज भी होता है, जो आपके कोर्स में नहीं है, तो इसको इग्नोर कर दें। तो जब आप append लेंगे तो उस सिचुएशन में सिंपली आपको यहां कोई एक्सिस को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे लिखेंगे df.append, ब्रैकेट में जाके डाल दीजिए S1। ऑटोमेटिकली ये S1 की जो कॉलम वैल्यूज वगैरह हैं, देखो यहाँ पे तो सेम रोज हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो ये वैल्यूज जो होती हैं एक नए कॉलम आराध्या के नाम से फॉर्म हो जाएंगी हमारे DF में, अपेंड हो जाएगा, नया कॉलम बन जाएगा और सक्सेसफुली ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो द आंसर इज df.append, ब्रैकेट में S1। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ गिवन कमांड df.index इक्वल टू ABC। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप इंडेक्स को फिर से रीडिफाइन कर रहे हो। तो पहला जो इंडेक्स था वो क्या था मेरा, अगर आप देखें ये मैथ था, साइंस था और ये था, इसको ये रिप्लेस करके कर देगा ABC, बाकी सब सेम रहेगा। सो द आंसर विल बी, इफ यू सी, ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि यहां पे ये दोनों इंडेक्स ले लिया है। दिस इज द राइट आंसर ABC। यहां पर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और एरर तो दिखाएगा ही नहीं, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड। ये फिर से हमारा ये ऑब्वियसली डेटा फ्रेम है, df.size करेंगे, साइज एट्रीब्यूट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको रिटर्न करेगा 3, 6, 9, 12 and 15. So the answer is option number A, that is 15. So overall this is how you saw कैसे हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और उम्मीद करता हूं अब आप इसको फॉलो करके और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और आपको अगर कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी दैट कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने सीरीज में MCQs के फॉर्म में टर्म वेल के लिए रेडी किए जो मेरे चैनल पे हैं ऑलरेडी, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो आप मिस कर जाएं। आई एम श्योर आने वाले टाइम में मैं पाई प्लॉट और बाकी सारे चैप्टर्स के लिए भी MCQs रेडी कर रहा हूं। आई होप आप मेरे चैनल को डेफिनेटली लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो नीडेड। सो इस उम्मीद के साथ चलिए फिर इस सैम्पल क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एंड करते हैं। मिलेंगे नए सेशन में, नए कॉन्सेप्ट, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग and keep watching my channel. Thank you very much for watching this video.